आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी कारक थी या कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके वजह से बंगाल नवाबों के हाथों से निकल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। इससे पहले के कड़ी में या वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि अंग्रेजों का या अन्य यूरोपीय कंपनियों का बंगाल में इंटरेस्ट क्यों था उस बंगाल प्रांत से उनका इतना लगाव, वो क्यों नहीं चाहते थे कि उस क्षेत्र को छोड़ करके जाएं। तो हम लोगों ने देखा था कि वो बिजनेस का या व्यापार का अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अवसर था बंगाल में। उनको मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा था और प्रिविलेज राइट मिलने के कारण या विशेषाधिकार मिलने के कारण उनके व्यापार में अत्यधिक मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी था कि जहां एक और कंपनी को मुनाफा हो रहा था उस प्रिविलेज राइट से, उस दस्तक के उपयोग से जो फर्रुखसियर ने 1717 में जारी किया था, तो कंपनी को जहां एक तरफ अत्यधिक मुनाफा हो रहा था, इसलिए वो बंगाल को किसी भी स्थिति में या किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ना चाहती थी। तो दूसरी ओर वहीं बंगाल जो स्वयं एक प्रभुसत्ता ये रखता था, जो एक संपन्न राज्य था, वहां के नवाब को इस व्यापारिक कंपनी के उच्च श्रृंखल व्यवहार और राजस्व मुक्त या टैक्स फ्री ट्रेड करने के कारण फिनेंशियल लॉस हो रहा था, वित्तीय घाटा हो रहा था। और इसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापार बंगाल के नवाब के मध्य संबंध दिन प्रतिदिन कड़वा होता चला गया। अब हम लोग आज की कड़ी में ये बात करने वाले हैं कि 1757 से लेकर के जब हम पलासी के युद्ध की बात करते हैं और 1764 तक जब हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इस अवधि में वो कौन से स्टेजेस थे या कौन से ऐसे चरण थे जिन चरणों को पार करके ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के पावर को अपने हाथों में ले लेती है, पॉलिटिकल पावर को और राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण के उपरांत स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र के शासन पर, वहां के अर्थव्यवस्था पर सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाती है। तो ये जो 8 वर्ष का समय है, ये 8 वर्ष का समय भारत के लिए एक दुर्भाग्य का समय था, क्योंकि इसी 8 वर्ष की अवधि के दौरान भारत के भविष्य का फैसला होने वाला था कि भारत किस तरह से कितने वर्षों तक एक यूरोपीय कंपनी के हाथों, एक यूरोपीय के हाथों से शासित होने वाला है, जिसमें उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब कुछ जो भी परंपरागत स्थापित व्यवस्था था, सब कुछ दबाया जाएगा, कुचला जाएगा और उपेक्षित किया जाएगा और अंततः एक लंबे कालखंड के लिए भारत पुनः एक अंधकार के दौर में प्रवेश कर जाएगा। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इस समय 3 शासक हुए, 1757 से लेकर के 1764 तक। 3 वर्ष में लगभग 8 वर्ष की अवधि में लगभग 3 मुगल बंगाल के नवाब हुए। इस छोटी सी अवधि में लगभग 3 बंगाल के नवाब हुए, जिसमें पहला नाम सिराजुद्दौला का है, दूसरा नाम मीर जाफर का है और तीसरा नाम मीर कासिम का है। ये 3 ऐसे नवाब हुए जो चाह करके भी, कोशिश करने के बावजूद भी बंगाल की सत्ता को
बंगाल की स्वतंत्रता को, बंगाल के अस्तित्व को बचाने में असफल रहे, नहीं बचा पाए। तो सवाल उठता है कि ये कैसे कैसे घटनाएं घटी, प्रक्रिया क्या थी। ये अपने आप में एक सवाल है। कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी, अगर उन घटनाओं को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया होता, सत्ता अगर उसको कंट्रोल कर ली होती, बंगाल के नवाब उस पर विजय हासिल कर लिए होते उन विपरीत परिस्थितियों पर, तो भारत की दशा ये नहीं होती, कुछ और होती। तो बंगाल की एक छोटी सी भूल की सजा पूरे भारत को मिलने वाली थी, क्योंकि यही वो प्ले ग्राउंड था जिस प्ले ग्राउंड से ब्रिटिश हुकूमत भारत में हुकूमत करना शुरू कर रही है, कंपनी के रूप में और बाद में क्राउन के रूप में, क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो इस प्रक्रिया को हमको देखना पड़ेगा। यहां पे हम क्रम से देखेंगे। तो ये तीनों ही शासकों का जो नाम लिए हैं, इसको समझने के लिए कि 1757 से लेकर के 1764 तक, और उसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ा दें तो 1765 तक का क्या पॉलिटिकल कंडीशन था बंगाल में, उसको देखने वाले। तो यहाँ पे हमको कुछ पहलू या आयाम पर ध्यान देना होगा। पहला तो ये देखना होगा कि ये तीनों ही शासक हुए, इन तीनों ही शासकों को कुछ चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों पे विजय हासिल करके ही या उन चुनौतियों पर नियंत्रण स्थापित करके ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते थे। तो इनके समक्ष कौन सी चुनौतियां थी, कैसे उस पर विजय हासिल करने के लिए इन्होंने कोशिश किया, या क्या क्या इन्होंने प्रयास किया, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, उसने क्या क्या किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, और फाइनली कैसे पावर ट्रांसफर हो गया नवाब से कंपनी के हाथों में। तो तीनों ही शासकों के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जब सत्ता हासिल किए तो उस समय का पॉलिटिकल बैकग्राउंड या राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या था। ये तीनों ही शासकों के बारे में इन्हीं चीजों की को समझते हुए हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे, जो कई खंडों में होगा, जिसमें आपसे हर एक पहलू पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल की राजनीति में या 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल की राजनीति में या बंगाल के सत्ता को बचाए रखने के लिए मीर जाफर ने क्या किया, मीर कासिम ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने क्या किया, कौन सी ऐसी भूल सिराजुद्दौला से हुई, कौन सी ऐसी भूल मीर कासिम से हुई, कौन सी ऐसी भूल मीर जाफर से हुई, जिसके कारण सत्ता बंगाल के नवाब के हाथों से निकल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। तो ये सारे सवाल, कई और भी सवाल उठेंगे जो मेंस में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे सवाल को समझने के लिए हम लोग लास्ट में उन प्रश्नों को भी देख लेंगे कि कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे सवालों को समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे, क्या क्या हमें किन किन एरिया पे या किन किन तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, और उन्हीं तथ्यों पर या उन्हीं पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो तीनों ही शासकों के जो जब शासक बने, नवाब बने, तो उनकी उस समय की पॉलिटिकल पृष्ठभूमि या राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो पहला ये हम लोग देखेंगे, ये तीनों ही शासकों के संदर्भ में राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी किस पृष्ठभूमि में इनको सत्ता प्राप्त हुआ। दूसरा देखेंगे, सत्ता प्राप्ति के उपरांत इनके समक्ष कौन से आंतरिक चुनौती थी, यानी राज्य के अंदर ही आंतरिक चुनौती। आंतरिक चुनौती का तात्पर्य यह है इंटरनल चैलेंजेस, यानी राज्य के अंदर ही उनके ही कारिंदे, उनके ही उप सूबेदार, उनके ही विश्वास भाजक या विश्वास पात्र, उनके ही करीबी या उनके ही मातहतों ने कौन कौन सी चुनौतियां दी और उस चुनौतियों से वो कैसे निपटे, क्योंकि ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो दूसरा, पहला देखेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि, दूसरा देखेंगे आंतरिक चुनौती, तीसरा देखेंगे इन चुनौतियों के निपटान करने की या इन चुनौतियों
पर विजय हासिल करने के लिए क्या प्रयास किया गया। तो चुनौतियों से निपटने के प्रयास, आंतरिक चुनौती के संदर्भ में हम इसको देखेंगे। फिर देखेंगे बाह्य चुनौती क्या है। यहां पे बाह्य चुनौती यानी कि व्यापारिक कंपनी, अब विशेष करके ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या चैलेंजेस है, वो कौन सी चुनौती दे और इस चुनौती को निपटने के लिए क्या एफर्ट किए गए, इस चुनौती को निपटने का प्रयास। और फाइनली देखेंगे कि इसका क्या परिणाम हुआ, ये सारे एक्शन और रिएक्शन का क्या परिणाम निकला, क्या कॉन्सिक्वेंस निकला, परिणाम आउटकम क्या था, क्या निचोड़ निकला। तो निचोड़ ये निकला फाइनली कि यहां पे दो बैटल हुआ, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध, और 1765 का इलाहाबाद ट्रीटी, इलाहाबाद संधि। और इसके बाद बंगाल में द्वैध गवर्नमेंट, द्वैध शासन की स्थापना, और 1772 से डायरेक्ट कंट्रोल चले गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। तो जब इतने पहलू को समझ लेंगे तब आप सत्ता हस्तांतरण के चरण को समझ सकेंगे। तो सत्ता हस्तांतरण के चरण क्या थे, सत्ता हस्तांतरण के चरण कहां से, नवाब से कंपनी के हाथों में। सत्ता हस्तांतरण के चरण क्या थे, नवाब से कंपनी के हाथों में। तो ये जब ये सारे पहलू आप समझ लेंगे तो आप एक ब्रॉड पिक्चर आपके समक्ष क्लियर होकर के आएगा कि किस किस तरह की राजनीतिक पॉलिटिकल घटनाएं घटी जिसके कारण भारत को अंततः बंगाल की सत्ता या बंगाल के नवाब को अंततः बंगाल की सत्ता को ब्रिटिशर्स के हाथों सौंपना पड़ा। तो एक एक करके हम देखते हैं। हम कहानी शुरुआत करेंगे सिराजुद्दौला से। याद रखिए हम उसकी पहले पॉलिटिकल पृष्ठभूमि बात करेंगे, फिर इंटरनल चैलेंजेस, फिर उस चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई, फिर उसके बाद एक्सटर्नल चैलेंजेस यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चैलेंज कर रही थी, और फिर उससे कैसे निपटा गया। ये सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। इसी दौरान हमको दो और घटना मिलेगा, विशेष करके एक ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना, और दूसरा 1765 में द्वैध गवर्नमेंट की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना। इसी समय आपको दो ट्रीटी भी मिलेगा, 1757 का अलीनगर की संधि और दूसरा 1765 का इलाहाबाद का संधि। तो ये दो संधि और दो इंसिडेंट को याद रखना है, वो अपने आप में सवाल है। आपसे पूछा जा सकता है द्वैध शासन क्या था, इससे बंगाल की राजनीति पर, बंगाल की अर्थव्यवस्था पर, बंगाल के प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, या कैसे द्वैध शासन एक एक्सपीरियंस गेन करने का पीरियड था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अनुभव प्राप्त करने का समय था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अलीनगर की संधि कैसे ये प्रदर्शित कर देता है कि नवाब में अब उतनी क्षमता और शक्ति नहीं रही कि वो एक व्यापारिक कंपनी को या एक व्यापारिक कंपनी पर अपनी सर्वोच्चता या प्रभुत्व स्थापित कर सके। तो इस तरह के कई सवाल आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो एक एक करके हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल बैकग्राउंड या राजनीतिक पृष्ठभूमि। हमारा टॉपिक है व्हाट इज द प्रोसेस या व्हाट इज द प्रोसीज्योर ऑफ पावर ट्रांसफर फ्रॉम नवाब टू ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कौन सी प्रक्रिया थी
जिन प्रक्रिया से शक्ति का हस्तांतरण बंगाल के नवाब के हाथों से निकल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाती है। हम लोग शुरुआत करते हैं सिराज से। सिराजुद्दौला, इससे पहले के बारे में हम लोग देख चुके हैं। बंगाल का स्वतंत्र बंगाल राज्य के या सक्सेसिव स्टेट के रूप में बंगाल राज्य का उदय कैसे हुआ था, तो हम लोग इससे पहले अलीवर्दी खां तक के बारे में देख चुके हैं। उधर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे सिराजुद्दौला से, क्योंकि इसी के समय में कंपनी और नवाब के बीच डायरेक्ट एक्शन शुरू हो जाता है, आपस का संघर्ष शुरू हो जाता है। इसीलिए हम यहीं से शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक भी है 1757 टू 1764 और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए तो 1765 तक का ही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का पॉलिटिकल पृष्ठभूमि क्या है। तो सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है। इसका नवाब बनना, बंगाल का नवाब बनना कोई एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस का ही देन था, क्योंकि अलीवर्दी खां का अपना कोई संतान नहीं था। उसकी 4 पुत्रियां थी और चारों की चारों पुत्रियों के अपने अपने संतान थे। उसी में से एक पुत्री का संतान था सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खां इसको अपना सक्सेसर डिक्लेयर करके गया था। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के उपरांत ही या बंगाल के नवाब की गद्दी प्राप्त करने के उपरांत ही इसे कई तरह के इंटरनल या आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी चुनौती? तो सबसे पहला इसका जो चैलेंजेस था या चुनौती था वो उसके परिवार का ही था। उसमें आप ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि बंगाल की राजनीति मुगल दरबार की राजनीति से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। कैसे मिलती जुलती थी? क्योंकि मुगल दरबार दिल्ली में भी हमेशा षड्यंत्र चलते रहता था। वहां पे जो नोबल्स थे, कुलीन थे, वो जब केंद्र की सत्ता पर या मुगल गद्दी पर जब कोई बादशाह बैठता था तो अगर उसका व्यक्तित्व उतना प्रभावी या प्रभावशाली नहीं हो, उतना काबिल व्यक्ति नहीं बनता हो सुल्तान या बादशाह, तो वो षड्यंत्रों में घिर जाता था। उसके इर्द गिर्द जो लोग होते थे जिनको कुलीन कहा जाता था, जो अलग अलग जगहों के मनसबदार भी होते थे, सेना में सेवा देने वाले लोग होते थे, जागीरदार, जमींदार, किसी गुट के सरदार, तो ये सब के सब मिल करके हमेशा दरबार में, कोर्ट में कंस्पिरेसी किया करते थे अपने अपना प्रभाव जमाने के लिए और अपने इच्छा अनुसार सुल्तान को या बादशाह को व्यवहार करने के लिए मजबूर करने के लिए। तो ये जो चरित्र था या इस तरह की जो एक्टिविटी थी वो बंगाल के कोर्ट में भी हुआ करता था, नवाब के कोर्ट में भी होने लगा था। और यहाँ पे भी कई गुट थे। उसमें से एक गुट था जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करता था, वो था इसकी मौसी घसीटी बेगम। दूसरा था इसी का चचेरा भाई कह लीजिए या मौसेरा भाई शौकत जंग, जो पूर्णिया का नवाब था। शौकत जंग, ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। और तीसरा जो सेना था वो था बंगाल के सेना का प्रमुख या सेना नायक या सेनापति, जो कि सिराजुद्दौला का बहनोई था, जीजा था। उसका नाम था मीर जाफर। तो ये कोर्ट में ही या दरबार में ही, बंगाल के दरबार में ही कुछ ऐसे लोग थे जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सिराजुद्दौला के अंदर एक स्वाभिमान था, एक महत्वाकांक्षा था। वो बंगाल के शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता था और वो चाहता था कि बंगाल एक संप्रभु स्टेट बने, बंगाल की प्रजा खुशहाल हो, उसकी शक्ति, उसकी प्रभुता पड़ोसी राज्यों पर भी पड़े।
लेकिन दूसरी ओर उसके ही करीबी लोग ये पसंद, इसके ये महत्वाकांक्षा या इसका ये कठोर रुख या कड़ा व्यवहार इनको पसंद नहीं था। आप देखे भी होंगे वर्तमान राजनीति में भी ये चीज आपको देखने को मिलता है कि जब कोई राज सत्ता पर बैठता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग अपने अपने इच्छानुसार व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। हर किसी को हर नेता पसंद नहीं आता है। जैसे वर्तमान में देखिए केंद्र में जो मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार को चाहने वाले कुछ ही लोग, कुछ ही परसेंट आबादी है, सारी आबादी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि वो वहां से चले जाए। विशेष करके एक समुदाय विशेष के लोग तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। तो उनके खिलाफ हमेशा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र होते रहता है, डोमेस्टिक लेवल से लेकर के ओवरसीज लेवल तक, घरेलू स्तर से लेकर के विदेशी स्तर, विदेशी प्लेटफॉर्म तक, फॉरेन प्लेटफॉर्म तक भी ये कॉन्स्पिरेसी होते रहता है कि किसी भी तरह से इसको हटाया जाए। भारत के अंदर ही कई तरह के जो ग्रुप हैं, इकोनॉमिक ग्रुप या बिजनेसमैन, सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स, राइटर्स, थिंकर्स, पॉलिटिशियन, कई ऐसे ग्रुप हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि वहां से हट जाए। सेम सिचुएशन बंगाल के नवाब के साथ भी था, लेकिन ये भी बेचारा मोदी जी की तरह डटा हुआ था। ये अपना पॉलिटिकल पावर को थोड़ा सा भी किसी भी परिस्थिति में लूज नहीं करना चाहता था। और इससे एक तो उसके परिवार में ही लोग नहीं चाह रहे थे इसको, इस निर्णय से, इस तरह के व्यवहार से पसंद नहीं कर रहे थे। तो दूसरी ओर जो उसके सगे संबंधियों से अलग लोग थे, जो उसके दूर के ही लोग थे, वो भी इसको पसंद नहीं करते थे। तो इस कारण से एक तरह से सिराजुद्दौला के लिए इंटरनल चैलेंजेस बना हुआ था। अब इस आंतरिक चुनौती के लिए उसके पास, इस आंतरिक चुनौती से उसने निपटा कैसे, तो इसके लिए उन्होंने एक एक करके सबको निपटना शुरू किया। सबसे पहले उसने शौकत जंग को, जो पूर्णिया का सूबेदार था, बिहार का पूर्णिया जिला, पूर्णिया का जो सूबेदार था, उसको मनिहारी के युद्ध में पराजित कर दिया और पराजित करके मार डाला। तो एक समस्या, एक षड्यंत्रकारी खत्म हो गया। दूसरी ओर घसीटी बेगम की भी संपत्ति को छीन लिया गया, जो इसकी मौसी थी। और तीसरी ओर मीर जाफर, जो एक चैलेंज बना हुआ था, हालांकि वो अपने पद पर बना रहा, लेकिन हमेशा ही उस पर निगाह बनाया जाता रहा। तो इस स्थिति से निपटने में सिराजुद्दौला, आंतरिक चुनौतियों को निपटने में सिराजुद्दौला थोड़ा सा सफल रहा। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि दरबार में जो गुटबाजी हो रहा था, उस गुटबाजी को कंट्रोल करने के लिए अपने पसंदीदा लोगों को कोर्ट में सिराजुद्दौला भर्ती करना शुरू किया, जिसमें 2-3 नाम आप याद रखिएगा। पहला नाम था, जब ये लोगों को हटा दिया गया तो इनके जगह पर या इनका सब्स्टिट्यूट के रूप में एक नए गुट को अपने इर्द गिर्द रखा जाने लगा सिराजुद्दौला के द्वारा, जो राज्य के हित में, नवाब के हित में सलाह देते, उनके फेवर में सोचते। याद रखिए, आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरह से सिराजुद्दौला का जो व्यवहार था एक श्रेष्ठ नवाब का या एक श्रेष्ठ शासक का था। उसने धर्म की बेड़ियों को तोड़ते हुए, ये बंगाल के सत्ता की परंपरा थी, या आप कह सकते हैं, हम लोग पिछले कड़ी में देखे थे कि जो सक्सेसिव स्टेट हुए, चाहे बंगाल हुआ, हैदराबाद हुआ, अवध हुआ, ये सारे के सारे स्टेट कम्युनल नहीं थे, सेकुलर स्टेट था। इंटॉलरेंस था सोसाइटी में। मुगलों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इन राज्यों की, जो जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना ऐसा इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं ये कन्वर्टेड मुसलमान थे। ये ऐसा नहीं था कि अरब से, तुर्की से आए हुए थे। अगर अवध को छोड़ दिया जाए तो ना तो हैदराबाद का और ना तो
बंगाल के नवाब, ये कहीं ना कहीं कन्वर्टेड थे, मुसलमान थे, न्यू मुस्लिम थे, नवीन मुसलमान थे। तो इसलिए उनके अंदर वो संवेदना रहता था और उनको ये अनुभव था कि पॉलिटिकल लाइफ में या राजनीतिक जीवन में अगर सफलता हासिल करना है, अपने राज्य को अस्थायित्व देना है, तो हमें धर्म से ऊपर उठ करके राजधर्म निभाना होगा या राज्य व्यवहार करना होगा। इसीलिए इन्होंने इनके जगह पे मीर मदन मोहनलाल और ख्वाजा अब्दुल, इन तीनों को अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब इससे मीर जाफर को और ज्यादा समस्या होने लगी, क्योंकि जिस गुट में शामिल थे मीर जाफर, उस गुट के दो महत्वपूर्ण पिलर खत्म हो गए थे। घसीटी बेगम की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी, मौसी का भाई की हत्या मनिहारी के युद्ध में कर दिया गया था, 1756 में जो युद्ध हुआ था। तो तीसरी ओर ये भले ही अपने पद पर बने रहे, लेकिन इनकी शक्ति भी अब सीमित कर दी गई और उनके इस ग्रुप के स्थान पर एक नवीन ग्रुप या एक नवीन गुट बंगाल के दरबार पर बंगाल की राजनीति का मार्गदर्शक बनने लगा, जो सिराजुद्दौला का चहेता था या विश्वसनीय था। तो ये हुआ एक चैलेंज, जो इंटरनल चैलेंजेस था। अब एक्सटर्नल चैलेंजेस हम बात करते हैं, वो है सिराज के सामने जो बाह्य चुनौती था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का चुनौती। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के चुनौती क्या हो सकता है, आप खुद समझिए। वो कौन से ऐसे व्यवहार होंगे जिससे सिराजुद्दौला कंपनी से नाराज हुआ होगा। स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी एक ट्रेड कंपनी थी, एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी, और एक कॉरपोरेट को, एक कंपनी को क्या चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट अंडर एनी कंडीशंस, किसी भी हालत में उसको अधिकतम फायदा चाहिए। उसके व्यापार और वाणिज्य में राज्य का किसी भी तरह का हस्तक्षेप न हो, टैक्स फ्री व्यापार करने का मिल जाए तो और बल्ले ही बल्ले, न तो उसको इंपोर्ट करने में कोई टैक्स देना पड़े, न तो एक्सपोर्ट करने में कोई टैक्स देना पड़े, और अच्छा तो स्वाभाविक सी बात है। दूसरा, अगर उसको बाजार में अपना मोनोपोली चलाने का मौका मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। तो ये सारी आकांक्षाएं ईस्ट इंडिया कंपनी का थी। दूसरा, उस बाजार में उसका कोई कंपटीटर ना हो, प्रतियोगी ना हो, कोई ऐसी व्यापारिक कंपनी ना हो जो उसके व्यापार में कोई किसी भी तरह का कोई प्रतिस्पर्धा पैदा करे। और क्या चाहिए उसके लिए। तो ये सब चीज उसकी आकांक्षाएं थी और इसकी शुरुआत उसको पहले से ही हो चुका था। जब उसको कालीकट, सूतानदी और गोविंदपुर की जमींदारी मिल गई, जमींदारी मिलने के बाद उस क्षेत्र से कंपनी को राजस्व, रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा। अब जब रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा तो धीरे धीरे उनके मन में और लालच बढ़ने लगा कि और कहीं का जमींदारी मिल जाता तो उसी रेवेन्यू से हम यहाँ के उत्पाद को खरीदते और बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए यहीं के पैसा से सामान खरीद करके फिर हम अपने मन माफिक दामों पे, अधिकतम प्रॉफिट पे उसको यूरोप और अमेरिका के बाजारों में बेच देते। उसकी यही चाहत थी और इसमें वो किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप राज्य से नहीं उम्मीद करता था। अगर कोई राज्य या कोई भी शासक करता तो वो उसके लिए दुश्मन था। लेकिन राज्य के लिए तो ये नुकसानदेह था, क्योंकि राज्य की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता और उसके बने रहने की निरंतरता या उसके बने रहने की संभावना राजस्व पर ही निर्भर था। जितना ज्यादा राज्य का आय होगा उतना ही ज्यादा राज्य समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, उसके सैनिक शक्तिशाली होंगे, उसकी प्रजा खुशहाल होगी। अपने आय से ही तो प्रजा के हित में कुछ कार्य कर सकता है, निर्णय ले सकता है। नए नए इनोवेशन होंगे, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए जाएंगे, करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और जब राज्य का ही आय कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा
और जब राज्य का ही आय कम हो जाएगा तो ये राज्य ये सब करेगी कैसे? तो राज्य के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उसका प्रॉपर जो इनकम हो या जो आय हो वो निरंतर बना रहे। और ये कंपनी के लिए नुकसानदेह था, क्योंकि कंपनी अगर टैक्स देती तो उसे महंगे दामों में एक्सपोर्ट करना पड़ता, उसके प्रॉफिट कम हो जाती। इसीलिए कंपनी और नवाब का हित कभी भी एक साथ मिल करके नहीं चल सकता था, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना था, हुआ भी। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस दिया गया, तो इसको पॉइंट में हम लोग समझ लेते हैं। पहला तो जो चैलेंजेस ये दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि बंगाल में जो अन्य यूरोपीय कंपनी है जैसे फ्रांसीसी और डच, उनको किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज या किसी भी तरह का कोई सपोर्ट राज्य के द्वारा नहीं दिया जाए। तो पहला अपेक्षा या कंपनी के द्वारा सिराजुद्दौला से अपेक्षा यह किया जाता था कि सिराजुद्दौला ये काम करे उनके लिए कि अन्य यूरोपीय कंपनी जैसे डच और फ्रांसीसियों को किसी भी तरह का कोई सहयोग न किया जाए। दूसरी बात, दूसरा जो चैलेंजेस था इनकी तरफ से जो नवाब को दिया जा रहा था, वो चैलेंजेस ये था कि जो 1717 में दस्तक फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया था, इंग्लिश में भी इसको दस्तक ही कहते हैं, हिंदी में भी दस्तक ही कहते हैं। तो 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड रिलेटेड स्पेशल राइट दिए गए थे, और वो राइट का या स्पेशल राइट का या विशेषाधिकार का जो पत्र था या जो अथॉरिटी पेपर था उसी को दस्तक कहा जाता था। यह दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए दिया गया था कि इसको दिखा करके वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है। यानी कि कंपनी को यह अधिकार दिया गया था फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में कि आप स्वयं और अपने कर्मचारियों को, जो आपका कर्मचारी है, स्टाफ है, अगर वो ट्रेड करना चाहे बंगाल से तो ये दस्तक के माध्यम से टैक्स फ्री ट्रेड कर सकता है। अब मान लीजिए हम कंपनी है, हमको जारी करने का, दस्तक रिलीज करने का राइट मिल गया फर्रुखसियर के द्वारा। अब मेरे कोई स्टाफ है, वो भी किसी चीज का प्रोडक्ट या यहाँ बंगाल के कोई प्रोडक्ट, जैसे हमने पिछले कड़ी में कई गुड्स का बात की थी, जैसे सूती कॉटन हुआ, रेशम हुआ, नील हुआ, कपास हुआ, चीनी हुआ। तो इस तरह के जो भी गुड्स थे, अगर कोई मेरा व्यक्ति स्टाफ ट्रेड करना चाहता है तो हम उसको दस्तक दे दिए, यानी कि ये अथॉरिटी पेपर दे देते हैं, तो उसको उस राज्य में, बंगाल में कोई भी सरकारी तंत्र या नवाब का कोई भी ऑफिसर उससे टैक्स नहीं वसूल कर सकता है, दिखा करके वो जा सकता है। तो ये एक प्रिविलेज राइट था दस्तक। लेकिन ये सिर्फ दिया गया था कि कंपनी और उसके कर्मचारियों के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये अपने कर्मचारियों के अलावा देसी व्यापारियों को भी पैसे के एवज में देना शुरू कर दिया, यानी कि इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। वो दिया गया था यूज करने के लिए और ये मिसयूज करने लगे। इससे राज्य को नुकसान होता था। एक तो कंपनी और उसके कर्मचारी टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे, दूसरी ओर इसको बेचने भी लगे। अपना मन किया, लेटर पैड पर साइन किए और किसी दूसरे को बेच दिए। अब वो जहां भी जाता बिना टैक्स दिए ही सामान खरीदता, बेचता, राज्य को इससे लॉस होता था। तो इससे सिराजुद्दौला का चिढ़ बढ़ना शुरू हुआ। तो दूसरा जो कारण था, चुनौती था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो पेश की जा रही थी, वो मिसयूज ऑफ दस्तक राइट या दस्तक प्रिविलेज राइट, दस्तक का दुरुपयोग।
तीसरा जो समस्या खड़ा हुआ कि कंपनी जब कलकत्ता नगर की स्थापना की, जॉब चार्नक के द्वारा जब कलकत्ता की स्थापना की गई, सूतानदी, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी को मिला करके जब कलकत्ता शहर पर साजा गया, वहां पे इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई, तो वही कलकत्ता कहलाने लगा। तो वहां पे ये फोर्टिफिकेशन करने लगे, अपने फैक्ट्री का किला बंदी करने लगे। अब मान लीजिए इनका ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री दरअसल एक गोडाउन की तरह होता था, जहां से वो ईस्ट एशिया से, इस साउथ ईस्ट एशिया से, इंडिया के मार्केट से गुड्स को या प्रोडक्ट को खरीद करके स्टोर करते थे और यहां से फिर एक्सपोर्ट कर देते थे। यानी एक तरह से स्टोर हाउस की तरह था। तो ये क्या करने लगे कि अपनी जो फैक्ट्री था उसका एक फोर्टिफिकेशन करने लगे, किला बंदी करने लगे। अब इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, ना तो नवाब की सेना, ना तो कोई गैर ब्रिटिशर्स, कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। अब किसी भी नवाब के लिए जो उसके राज्य में एक व्यापारिक कंपनी है, वो अपना किला बनाने लगे, अपना सेना बनाने लगे, अपना ट्रूप्स या मिलिट्री गठित करने लगे, तो नवाब का, एक संप्रभु नवाब का कान खड़ा होना तो स्वाभाविक है। और हुआ भी यही। ये सिराजुद्दौला को कतई बर्दाश्त नहीं था। एक तो आप प्रिविलेज राइट का मिसयूज भी कर रहे थे, दूसरी ओर आप अपना किलाबंदी करने लगे, सेना रखने लगे। तो ये कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के अस्तित्व के लिए, जो एक महत्वाकांक्षी सूबे नवाब था, एक चैलेंज था और ये कतई उसे नाकाबिले बर्दाश्त था। तीसरा घटना, एक और घटना ये घटा कि राजवल्लभ नामक एक बैंकर जो था, इसमें याद रखिए दस्तक का दुरुपयोग, किलाबंदी, और जो चौथा चैलेंजेस था वो ये था कि राजवल्लभ जो इनका बैंकर था नवाब का, जैसे उस समय बंगाल के जो धनी वर्ग था उसमें कुछ नाम याद रखिए, जगत सेठ, अमित चंद, राजवल्लभ, ये कुछ ऐसे लोग थे जो नवाब को फिनेंशियल सपोर्ट करते थे और नवाब के खजाना को, कोष को, ट्रेजरी को अपने पास रखते थे, उसकी ख्याल रखते थे। तो राजवल्लभ जो था उसका पुत्र था कृष्णदास। कृष्णदास नवाब के कोष में कुछ घपला किया और घपला करके चले गया ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में। अब नवाब इसको खोज रहा था कि राज्य के कोष में इसने घपला किया, उसको पकड़ना है और इसको दंडित करना है और कोष का हिसाब लेना है, खजाना का हिसाब किताब लेना है। लेकिन ये पाया जाता है, ये चले जाता है कंपनी के संरक्षण में। तो ये कुछ ऐसे माहौल थे जो सिराजुद्दौला के लिए खुला चुनौती था। तो आंतरिक चुनौतियों पर या इंटरनल चैलेंजेस पर तो उसने पहले ही निपट लिया था, उसका निपटान कर दिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इस तरह के चैलेंजेस दिए जा रहे थे, इसका समाधान कैसे होता है? क्या नवाब इस कंपनी के प्रतिनिधि से बैठ करके बातचीत, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करती, उससे बातचीत करती? ये कोई भी राजा का बर्दाश्त नहीं होगा। मोनार्की है, राजतंत्र है, राजा की इच्छा ही सर्वोपरि है। राजा ने कहा दिन तो दिन, राजा ने कहा रात तो रात। लेकिन यहां तो एक व्यापार करने वाली कंपनी, वो भी देसी नहीं विदेशी, जो 1608 में भारत में आती है, व्यापार करना शुरू करती है और 1757 मतलब 150 सालों में ही इतना पावरफुल हो जाती है कि यहाँ के 500-600 वर्षों की इस्लामिक सत्ता को चैलेंज करे। ये कैसे नाकाबिले बर्दाश्त था। अब इसके लिए नवाब की जमीर जगह, नवाब का स्वाभिमान जगह, उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगी, उसके सुपरमेसी को डायरेक्ट चुनौती दिया जाने लगा। क्या करता वो? उपाय एक ही था कि वो आक्रमण करे, उनको पराजित करे, उनको दंड दे और अपने इच्छानुसार
उनसे व्यवहार करने के लिए मजबूर करवाए। हुआ भी वही। क्या हुआ? तो 1756 में ही सिराजुद्दौला कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है। काहे के लिए? तो ये सब जो चैलेंजेज ये क्रिएट कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इनसे निपटने के लिए 1756 में सिराजुद्दौला के द्वारा बंगाल पर आक्रमण किया जाता है और इन्होंने जो किला बनाई थी जिसका नाम था फोर्ट विलियम, याद रखिएगा, फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद यह घटना है 21 जून 1756 का। फोर्ट विलियम पर आक्रमण करने के बाद उसमें कई लोगों को कैद कर लिया जाता है। उसमें लगभग 146 ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाता है और 18/10 के कमरे में कैद कर दिया जाता है। 18/10 के कमरे में इन 146 व्यक्तियों को जून के महीना में पकड़ करके कैद कर दिया जाता है। 18/10 रूम में 146 व्यक्ति को रखना, आप समझ रहे हैं। सुबह में जब खोला गया दरवाजा तो देखा गया कि मात्र उसमें 23 व्यक्ति ही जिंदा है। 146 में मात्र 23 लोग ही जीवित हैं, बाकी 123 पर्सन हैड डाइड। 123 लोग मर गए। इसी को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना। कब हुआ था? तो यह घटना हुआ था 21 जून 1756 को। क्यों हुआ था? तो इसकी पृष्ठभूमि आप समझ गए। कहां पे हुआ था? फोर्ट विलियम में। किसने किया था? सिराजुद्दौला ने। किसके खिलाफ किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अभी एक बहुत बड़ा बवंडर था। 123 कर्मचारी किसी व्यापारिक कंपनी की मर जाए, जो धीरे धीरे भारत में अपनी शक्ति अर्जित कर रही थी, जो भारत के अन्य हिस्सों में अपना एक सेपरेट प्रेसिडेंसी बना करके पैरेलल कंपनी रूल चला रही थी, उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। और भारत में याद रखिए, भारत में उस समय ऐसा कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था मराठों को छोड़ करके जो इनको दबा सके। तो मराठे तो इधर अपने में भी उलझे हुए थे। मराठे तो स्वयं दूसरे के राज्यों में जाकर के चौथा स्वदेश मुखी वसूला करते थे। उनको तो ऐसे भी कोई पसंद नहीं करता था। और अंग्रेज तभी तक दबे हुए थे जब तक मराठे भारत में थे। देखेंगे 1761 में जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, तीसरा पानीपत का युद्ध होता है और उसमें मराठों की पराजय होती है, तो उसके बाद अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहता है और इनके लिए पूरी तरह से रास्ता खुल जाता है। और उसका फायदा ये उठाते हैं अपने पॉलिटिकल सुपरमेसी को थोपने के लिए, अपने व्यापार के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, ओपन मार्केट के रूप में भारत के बाजार को यूज करने लगते हैं, अपने मन मुताबिक जैसे मन करे वैसा व्यवहार करने लगते हैं। जब इनको चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा, मराठों की पतन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह घटना होता है। तो 146 लोगों में से मात्र 23 लोग बचे। उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था J.Z. हॉलवेल। J.Z. हॉलवेल, या सिर्फ नाम याद रखिए, हॉलवेल। और यही ये व्यक्ति है जो आई विटनेस था इस घटना का, जिंदा बचा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, जिंदा बचा था और जब बाहर निकला था तो वही बाद में ये कहानी सारी घटना बताई थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बताया था? तो हॉलवेल ने। ये एक महत्वपूर्ण घटना घटा था। तो सिराजुद्दौला इस घटना के बाद, यानी फोर्ट विलियम पर आक्रमण करने के बाद, फोर्ट विलियम या कलकत्ता का दायित्व मानिक चंद को सौंप करके
मानिक चंद अपने रिप्रेजेंटेटिव को कलकत्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप करके वापस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला जाता है। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि, और एक और बात, कलकत्ता इसी समय सिराजुद्दौला के द्वारा जो कलकत्ता का नाम था उसका नाम भी बदल दिया जाता है और उसका नाम बदल करके कर दिया जाता है अलीनगर। आपको पता ही है मुगलों के समय से ही, उससे पहले सुल्तानों सल्तनत काल से भी शहरों के नाम बदले जाते रहे हैं। प्रयागराज का इलाहाबाद, हरिगढ़ का नाम अलीगढ़, कई ऐसे नाम हैं। तो वो अपना नाम बदल करके चला गया। किसके हाथों में देकर के? मानिक चंद के हाथों में। अब आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि क्या ये कोई व्यापारिक कंपनी को ये बर्दाश्त होगा? बर्दाश्त नहीं होगा। क्या करेगा? तो स्वाभाविक है कि वो अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया देगा ही। जब ये खबर कि ये इस तरह की घटना बंगाल में हो गई है, मद्रास प्रेसिडेंसी में यहां के कंपनी के अधिकारियों को पता चला तो बंगाल के कंपनी के अधिकारियों को मदद करने के लिए 2 टुकड़ी सेनाओं की भेजी गई। एक भेजा गया एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में, एडमिरल वाटसन जो समुद्र मार्ग से बंगाल पहुंचा। एडमिरल वाटसन, ये नाम भी याद रखिएगा। और दूसरा जो भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव को, वो स्थल मार्ग से रॉबर्ट क्लाइव। ये 2 लोगों को 2 टुकड़ी लेकर के बंगाल के जो फोर्ट था उसको पुनः फतह करने के लिए कलकत्ता भेजा गया। ये सवाल अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। यही वो रॉबर्ट क्लाइव है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बंगाल में की, जिसने सिराजुद्दौला के चुनौती का स्वीकार किया, अपने सैन्य बल, कूटनीति के माध्यम से, अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से नवाब को अंदर अंदर खोखला कर दिया और उसके अपोजिशन को, उसके खिलाफ जो ग्रुप था उसके साथ, उसको अपने साथ मिला करके, उनको लालच दे करके नवाब के खिलाफ कर लिया और दोनों मिलकर के पलासी के युद्ध में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के बल पर सिराजुद्दौला को पराजित कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 को पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। याद रखिए, कलकत्ता उस समय बंगाल की राजधानी नहीं थी, मुर्शिदाबाद थी। यहां पे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मानिक चंद को हाथों में सौंप करके वो वापस अपनी राजधानी चले जाता है। ऐसी स्थिति में क्लाइव और वाटसन दोनों के द्वारा अपना सेना लेकर के आया जाता है और अपने किला को, अपने कलकत्ता शहर को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है। और धीरे धीरे उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाने लगता है और दबाव बनाया जाने लगता है। और इनके दबाव में आकर के 9 फरवरी 1757 को, याद रखना है, ये 2 जून 21 जून को ब्लैक होल की ट्रेजेडी हुई। उसके बाद जून में यह घटना हुई और इसी वर्ष, इसी समय अलीनगर की संधि की जाती है। अलीनगर यानी कलकत्ता की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव में आकर के सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में संपन्न होता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा
अपने किले को, अपने शहर को दोबारा जीता गया था। बंगाल के नवाब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे कुछ नहीं कर पाए थे। अब एक ही समाधान था कि या तो सिराजुद्दौला फिर से आक्रमण करे और फिर से ले, या फिर संधि को स्वीकार करे। याद रखिए, यह स्वयं अभी दरबारी कॉन्स्पिरेसी में घिरा हुआ है, इसको मदद करने वाला कोई नहीं है। इसके जो अपने सूबेदार हैं, जो सामंत है, जिनकी सेना के मदद से युद्ध करता है, जो उप सूबेदार हैं, जो सामंत हैं, जो जमींदार हैं, उनकी सेना के टुकड़ियों के मदद से युद्ध करता है। अभी कुछ ही दिन पहले लड़ करके गया था, दोबारा मांगने जाए तो निर्भरता उन पर थी इसकी। और बार बार युद्ध करना भी राज्य के लिए खर्चा का काम था। तो ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला को यह बेहतर लगा कि इनसे संधि कर लिया जाए, और इसने संधि भी की। तो 2 जनवरी 1757 को, 2 जून नहीं, 2 जनवरी 1757 को जब कलकत्ता पर पुनः रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा कर लिया, तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर ट्रीटी, अलीनगर की संधि। अब ये संधि की जो शर्तें थी, इस शर्तों से यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला अपने आप को पराजित महसूस करने लगा था, क्योंकि ये जो संधि है वो कंपनी के इच्छा के अनुरूप था। कंपनी ने अपने शर्तों पर संधि थोपा था। पहली बार नवाब को अपने शर्तों पर संधि थोपने में कंपनी कायम हुई। क्या क्या शर्त था? सबसे पहला यह था कि जो प्रिविलेज राइट, तो अलीनगर के संधि में कौन कौन सा कंडीशन था या शर्त था? तो पहला शर्त यह था कि जो फर्रुखसियन के द्वारा जो प्रिविलेज राइट दिए गए हैं, जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, उस विशेषाधिकार को फिर से कंपनी को दिया जाए, यानी कि दस्तक का उपयोग करने के लिए, जैसे वो पहले करते आ रहे थे, उसका उपयोग करने के लिए उन्हें दिया जाए। दूसरा शर्त यह था कि ये जो युद्ध हुआ है जिससे कंपनी को नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन के रूप में 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया नवाब कंपनी को दे, क्षतिपूर्ति। पहला था दस्तक राइट को कंटिन्यू किया जाए। दूसरा था 3 लाख रुपया कंपनसेशन के रूप में कंपनी को नवाब दे। और तीसरा यह था कि उसको किलाबंदी का जो अधिकार था, जिसके वजह से आपने उसके शहर पर आक्रमण किया था, उसको किलाबंदी करने का भी अधिकार दीजिए। और चौथा शर्त यह था कि इनको अपना सिक्का ढालने का है, अपना टकसाल का भी अधिकार दीजिए। तो एक नया शर्त यह जोड़ा गया कि इनको खुद का अपना सिक्का ढालने का अधिकार दिया जाए, सिक्का डालने का अधिकार। तो ये 4 शर्तों पर अलीनगर की ट्रीटी हुई। ये चारों के चारों शर्त कंपनी के फेवर में थे। नवाब हारा हुआ सा महसूस कर रहा था। दूसरी ओर क्या देखते हैं इसी समय की घटना कि क्लाइव जब बंगाल में आया तो बंगाल के जो मार्केट का या बाजार का जो उसके प्रतिद्वंदी था वो था फ्रांसीसी, जो यहीं पर बंगाल में ही चंदरनगर में अपनी बस्ती बना करके मार्केट से खरीद और बिक्री करता था। क्लाइव ने इसी दौरान 1757 में चंदरनगर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया लगे हाथ। अब वो विजय हासिल किया था, उसका मनोबल ऊंचा था, तो उसने चंदरनगर पर आक्रमण करके फ्रांसीसी बस्ती को अपने गिरफ्त में या अपने अधिकार में ले लिया। कल तक जो नवाब का नियंत्रण था उस बस्ती पर, अब वो कंपनी के नियंत्रण में चले गया। अब धीरे 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 कंपनी के प्रभाव को क्लाइव के द्वारा बंगाल में बढ़ाया जाने लगा। तो इतनी संधि करने के बाद, इस तरह के फेवरेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनाने के बाद, अब
कंपनी के द्वारा षड्यंत्र का दौर शुरू किया जाता है। कौन करेगा षड्यंत्र? तो जो नवाब को पसंद नहीं करते हैं। कौन पसंद नहीं करते हैं? तो उसके ही लोग, उसके ही कोर्ट के लोग, उसके ही उप सूबेदार, उसके ही जमींदार जो नवाब को पसंद नहीं करते हैं। वो भी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से नवाब हट जाए, उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाए। और कंपनी भी चाह रहा है कि आज नवाब मेरे ऐसा किया है, आज हम इसके साथ किए हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ दिनों के बाद पलट करके बात करेगा। तो कंपनी भी चाहने लगी कि कोई ऐसे व्यक्ति को अब सत्ता में लाया जाए जो हमारे इंटरेस्ट में, हमारे फेवर में काम करे। अब नया दौर शुरू होता है कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र का। और अब सिर्फ इंटरनल कॉन्स्पिरेसी नहीं रह जाता है, बल्कि एक कॉम्बो बंचेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाता है। षड्यंत्रों का एक गट्ठा शुरू हो जाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल हो जाता है और नवाब के अपने लोग भी शामिल हो जाते हैं, और यह षड्यंत्र का दौर शुरू होता है। तो फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार अलीनगर के संधि के उपरांत अब क्लाइव बंगाल में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाने के लिए षड्यंत्र शुरू करता है, और उसको मौका मिलता है तब जब नवाब का कोषाध्यक्ष, या आप कह सकते हैं ट्रेजरी हेड या फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जो उस समय था राय दुर्लभ। हम लोग पढ़े ही थे कि राय दुर्लभ के पुत्र कृष्णदास खजाना लेकर के कुछ गबन करके भागा था, और सिराजुद्दौला नवाब उससे नाराज था। थोड़ी ही देर पहले हम लोग बात की है। तो राय दुर्लभ भी नवाब के इस व्यवहार से असंतुष्ट था। तो राय दुर्लभ जो कोषाध्यक्ष था, वो दूसरा मिर्जाफर जो स्वयं नवाब बनना चाहता था, राय दुर्लभ, मिर्जाफर, और तीसरा नाम बंगाल का ही बैंकर था जिसका नाम था जगत सेठ। यह परिवार था जो नवाब को फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। तीन लोग मिलकर के, एक तो फिनांस मिनिस्टर, दूसरा आर्मी चीफ या कमांडर इन चीफ मिर्जाफर, और तीसरा बैंकर। ये तीनों लोग, तीनों देख लीजिए आप कितने पावरफुल लोग हैं। एक सेना का प्रमुख है, एक उसका राज खजाना का हेड है, और दूसरा वो फिनांसर है जो समय समय पर इनको लोन देता है, पैसा देता है। ये तीनों के तीनों लोग ही नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला गद्दी पर रहे, क्योंकि इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के द्वारा बाधित हो रहा था। तो इन तीनों ही लोगों को अवसर के रूप में, या एक तरह से मोहरा के रूप में क्लाइव के द्वारा इस्तेमाल करने की सोची गई कि किसी भी तरह से इन तीनों को, ये लोग भी चाह रहे थे कि नवाब हट जाए और क्लाइव भी चाह रहा था कि नवाब हट जाए। तो जब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दुश्मन का दुश्मन ये तीनों लोग थे। एक दुश्मन क्लाइव था, एक दुश्मन ये लोग थे, और ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। डिप्लोमेसी यही कहता है, चाहे डोमेस्टिक डिप्लोमेसी हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो। ये चाणक्य का फंडामेंटल फिलॉसफी है पॉलिटिक्स के लिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इन्होंने इनको दोस्त के रूप में समझा, और अवसर तब मिला जब सब मई 1757 में अमित चंद को भी, अमित चंद जो कलकत्ता में रिप्रेजेंटेटिव था सिराजुद्दौला को, उसको भी अपने साथ मिला लिया गया। उसको भी लालच दे करके इन तीनों लोगों के द्वारा और क्लाइव के द्वारा उसको भी अपने ग्रुप में या षड्यंत्र में शामिल कर लिया गया। और इसमें मध्यस्थता जिसने निभाई वो कलकत्ता फैक्ट्री का प्रमुख नाम था वाट्स। तो एक तरफ था अमित चंद और देसी रिप्रेजेंटेटिव
आप कह सकते हैं अमीचंद, तो दूसरी ओर कलकत्ता का रिप्रेजेंटेटिव या ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था वाट्स। ये दोनों ही मिल करके इनको और कंपनी को या क्लाइव को एक प्लेटफॉर्म पर लाए कि आप लोग मिल करके अपना स्ट्रेटेजी बना लीजिए। तो याद रखिए, ये भी सवाल पूछा जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या नेट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कंपनी और नवाब के खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले लोग थे, उनके दरबार के, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता किसने की थी। तो कंपनी की ओर से कलकत्ता फैक्ट्री का प्रमुख वाट्स और इनके ओर से अमीचंद, दोनों मिलकर के षड्यंत्र शुरू किए और इन्हीं के मार्फत से, इन्हीं के द्वारा शर्तें निर्धारित की गई, जिसमें राय दुर्लभ, मीर जाफर और जगत सेठ शामिल थे। और ये निर्णय लिया गया कि सिराजुद्दौला को हटा करके हम लोग मीर जाफर को नवाब बनाएंगे और नवाब बनने के बाद, नवाब बनने के उपरांत मीर जाफर कंपनी के फेवर में और इनके फेवर में निर्णय लेगा, उनको कुछ फायदा देगा। इस शर्त पर एक ट्रीटी तैयार हो गया, एक संधि तैयार हो गया। अब इसके लिए इस संधि को कार्यान्वित या एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, तो इसके लिए अवसर तलाशा जाने लगा कि कौन से अवसर के माध्यम से नवाब को सत्ता से हटाया जाए और हटा करके उसके बाद सिराजुद्दौला को बुलाया जाए। तो इसके लिए अवसर ये कहा गया, बहाना खोजा जाने लगा, एक्सक्यूज तैयार किया गया कि कैसे सिराजुद्दौला को हटाया जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने षड्यंत्र को, अपनी योजना को या अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यह कहा कि सिराजुद्दौला अलीनगर के संधि का उल्लंघन कर रहा है। उसके अधिकारी जो हैं उसके मामले में, उसके इंटरनल मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं और एक सेना लेकर के मुर्शिदाबाद की ओर रवाना हो जाता है कि आपने अलीनगर के ट्रीटी का उल्लंघन किया है, अलीनगर के संधि का उल्लंघन किया है, इसलिए हम आपको बख्शेंगे नहीं। अब नवाब के दरवाजे पर, नवाब के राजधानी में अपनी एक कंपनी पहले से ही पूरा बैकग्राउंड या पूरा फील्ड सजा करके अपने सारे दुश्मन, सारे दोस्तों को मिला करके रॉबर्ट क्लाइव चल पड़ता है मुर्शिदाबाद। अब ये नवाब के लिए करो या मरो का समय था। एक कंपनी जब नवाब के कोर्ट में, उसकी राजधानी में प्रवेश कर जाए सेना लेकर के, तो करो या मरो के सिवा कोई रास्ता नहीं था। ऐसी स्थिति में दोनों ही गुट, नवाब की सेना जितनी भी उसके पास सेना थी और कंपनी की सेना, बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे, बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी, ये नाम भी याद रखिएगा, भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पर एक दूसरे के आमने सामने होती है। और 23 जून 1757 को दोनों की सेना आपस में भिड़ती है। लेकिन ये तो पहले से ही षड्यंत्र था। सेना का जो सेनापति था वो भी पहले से मिला हुआ था। दूसरी ओर इसके कुछ जो विश्वसनीय थे वो नवाब की ओर से लड़ रहे थे, मीर मदान और मोहनलाल और ख्वाजा अब्दुल। बाकी इसके जो लोग थे सब के सब ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक प्लासी के मैदान में पहुंची, जब युद्ध शुरू हुआ, तो मीर जाफर अपने टुकड़ी को पीछे ही रख दिया और मीर मदान अकेले, मीर मदान और मोहनलाल अपने बल पर युद्ध लड़ा। और उस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मीर मदान वीर गति को भी प्राप्त कर गए, वही मारे गए। और देखते ही देखते सिराजुद्दौला की सेना की पराजय हो जाती है।
नवाब युद्ध में पराजय के उपरांत वापस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद आता है। और मात्र 4 ही दिन के बाद सिराजुद्दौला को 28 जून को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच मीर जाफर का पुत्र मीरन के द्वारा, मीर जाफर का पुत्र है, संतान है, मीरन के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। और एक महत्वाकांक्षी कह सकते हैं कि तटस्थ, सेकुलर, इंटॉलरेंट नवाब को षड्यंत्रों के माध्यम से अपने ही लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय था। याद रखिए, भारत के इतिहास के जब पन्ने पलटेंगे तो हर एक कालखंड में एक से एक गद्दार पैदा हुए हैं जो अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके भारत इस जगह पे, जिस जगह पे खड़ा है, आज भी गद्दारी किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं यहीं पे जन्मे हैं, यहीं पे फले फूले और देश के खिलाफ ही षड्यंत्र करते हैं। हम किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का नाम लेना यहां उचित नहीं समझ रहे, लेकिन आपको इस चीज को समझना चाहिए। पॉलिटिकल माइलेज के लिए या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आज भी देश के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये भारत की भूमि की एक अपनी फितरत रही है, एक दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा अपने ही लोगों के द्वारा छला जाता रहा है। आर्थिक इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने ये जो षड्यंत्र हुआ उस पर उन्होंने बहुत ही पॉपुलर, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही सही या सटीक कमेंट किया है। उन्होंने के.एम. पनिक्कर, याद रखिएगा नाम, के.एम. पनिक्कर, ये अपने आप में सवाल है। के.एम. पनिक्कर, के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि पलासी एक ऐसा व्यापार था, पलासी एक ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के धनाढ़ सेठों ने और मिर्जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। यानी ये व्यापार हुआ था, सत्ता की खरीद और शक्ति का विक्रय किया गया था। इसीलिए के.एम. पनिक्कर ने यह सटीक स्टेटमेंट दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका स्टेटमेंट है, या आपसे पूछा जा सकता है, ये खुद ये कोटेशन को ही डाल करके पूछा जा सकता है कि इसको व्याख्या कीजिए, ये कितना सटीक है। तो ये सारी बातों को आपको बता देना कि कैसे कैसे षड्यंत्र किया गया, कैसे कैसे पलासी का युद्ध हुआ और युद्ध की क्या रणनीति थी, कौन युद्ध में वास्तविक रूप से लड़ा और कौन सिर्फ और सिर्फ शामिल हुआ दिखावा करने के लिए और युद्ध लड़ा नहीं। अब कंपनी जब सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को सत्ता पर बैठा दी, तो नवाब मीर जाफर कहीं फिर सिराजुद्दौला की तरह व्यवहार न करने लगे, कहीं उसके अंदर भी वो महत्वाकांक्षा, ये वो स्वाभिमान न जग जाए। इसीलिए कंपनी ने बंगाल के नवाब के कोर्ट में ल्यूक क्रॉफ्टन नामक अपना रिप्रेजेंटेटिव बंगाल के कोर्ट में परमानेंट रख दिया कि नवाब मीर जाफर क्या कर रहे हैं, कौन सा निर्णय ले रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, ये सब कुछ पर निगाह रखने के लिए कंपनी के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में रख दिया जाता है। अब 24/7
नवाब के हर एक गतिविधि पर कंपनी का निगाह। अब पहले सीसी कैमरा तो था नहीं, जीपीएस तो था नहीं, न तो सैटेलाइट था कि वहां से निगाह रखा जाए। तो दरबार में अपना रिप्रेजेंटेटिव रख दिया गया और राजनीति में हस्तक्षेप शुरू होने लगा। अभी तक तो षड्यंत्र के माध्यम से हो रहा था, अब नवाब स्वयं ही अंग्रेजों की सहायता से नवाब बना था। तो स्वाभाविक है कि अब कुछ भी फैसला लेते समय अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्फिडेंस में लेना या विश्वास में लेना उसकी मजबूरी हो गई थी। और जैसे ही वो कंपनी के हित के विरुद्ध कोई फैसला लेता, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता। आगे की कड़ी हम लोग आगे बात करेंगे कि ये जो सत्ता प्राप्त हुआ, तो इस सत्ता प्राप्त करने के उपरांत कंपनी को क्या रिवार्ड मिला, क्या नवाब के द्वारा दिया गया, अब कैसे उसके बाद कैसे कंपनी को और लालच बढ़ने लगी और कैसे कंपनी धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगी। तो एक समस्या जो था सिराजुद्दौला कंपनी के लिए, यानी एक चरण 1757 से 1764 तक का जो पहला स्टेजेस था सिराजुद्दौला का, वो खत्म हो गया। दूसरा चरण हम लोग देखेंगे मीर जाफर के समय कि मीर जाफर के ने क्या क्या किया। दूसरा चरण में हम लोग उस पर बात करेंगे, क्या मीर जाफर कंपनी को दिया, उसको क्या हासिल हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, मीर जाफर के समक्ष कौन सा इंटरनल चैलेंजेस था, कौन सा एक्सटर्नल चैलेंजेस था, उसने उस पर कैसे विजय हासिल की। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट में करेंगे।